एवीएम ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान। आज हम विज्ञान विषय में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। भौतिक विज्ञान से संबंधित इस अध्याय का नाम है गति। अध्याय 8 गति के अंतर्गत हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे गति किसे कहते हैं, सापेक्ष गति क्या होती है, भौतिक राशियां, विभिन्न प्रकार की भौतिक राशियां, दूरी क्या है, विस्थापन, वेग, चाल और त्वरण, इन सब को हम एक साथ समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गति। गति किसे कहते हैं? अगर मैं आपको ये पूछूं कि गति किसे कहते हैं तो आपका सामान्य उत्तर क्या होगा? आप कहोगे चलना, फिरना, स्थान परिवर्तित करना गति कहलाता है। अगर अभी अपनी कक्षा लग रही होती, आप में से मैंने कहा गति का उदाहरण मुझे समझाओ, तो शायद आप अपनी बेंच से खड़े होके दूसरी बेंच की तरफ चलते और आप कहते कि ये दीदी ये गति है। वास्तव में गति क्या है, इसके लिए एक उदाहरण देखिए। माना कोई बिंदु ए है, ये बिंदु ए आपका घर है, ठीक है, और आप अपने घर से चलकर अब किसी बिंदु बी पर जाते हैं। ये बिंदु बी है। इस बिंदु बी पर जाते हैं तो मान लीजिए ये बिंदु बी या तो आपका विद्यालय हो सकता है या फिर आपके दोस्त का घर भी हो सकता है। जब आप इस बिंदु बी पर पहुंचेंगे तो आपको कुछ समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं हम कोई जिन है या भगवान है, चुटकी बजाते ही वहां चले गए। बिंदु ए से बी तक पहुंचने में हमें क्या लगेगा? समय लगेगा। तो हम गति को परिभाषित किस प्रकार से कर सकते हैं? हम गति को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। वास्तव में हो भी यही रहा है कि ये बिंदु ए है, यहाँ से हम चले और बिंदु बी पे पहुंचे। कितने समय में पहुंचे? 10 मिनट में पहुंचे, 1 घंटे में पहुंचे। तो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में पहली स्थिति से दूसरी स्थिति में पहुंच गई तो ये क्या कहलाती है? गति कहलाती है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी बिंदु ए पर हैं, ये आपका घर है, अब आप अपने घर से चल के किसी बिंदु बी पर पहुंचने से पहले कहीं रुक गए तो मान लो चलो ये कोई शॉपिंग मॉल है, अपना नेशनल हैंडलूम ही है, आप यहाँ रुके और यहाँ रुक के फिर थोड़ा और आगे बढ़े, इतने में मम्मी का फोन आ गया। उन्होंने पूछा आप कहाँ पहुंचे हो? तो आप कहोगे मम्मी मैं ना अपने घर से 2 किलोमीटर दूर हूँ। अब आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर हो, लेकिन यहाँ नेशनल हैंडलूम है, यहाँ से आप कितने दूर हो? यहाँ से तो आप 2 किलोमीटर दूर हो नहीं और घर भी आपके साथ साथ नहीं चल रहा है, तो आप कहाँ से 2 किलोमीटर दूर हो? आप अपने घर से 2 किलोमीटर दूर हो। मान लीजिए आप अपने घर से निकलकर किसी बिंदु बी पर पहुंच गए, जो कि आपका विद्यालय नहीं होकर आपके दोस्त का घर है। अब बीच में नेशनल हैंडलूम आता है। अब आपके दोस्त के घर पे पहुंचने के बाद कोई और जो दूसरा आपका मित्र है जिसको भी यहाँ पहुंचना है, आप कहोगे कि भाई मुझे वहाँ पहुंचना है, रास्ता नहीं पता, कैसे आऊँ? तो आप उसको क्या कहोगे? आप हो कहाँ? कि भाई आपके दोस्त के घर से मैं 2.5 किलोमीटर पहले खड़ा हूँ, नेशनल हैंडलूम के पास खड़ा हूँ। तो वो एक निश्चित बिंदु, तय बिंदु आपको बताता है। दोनों ही कंडीशन में ना घर आपके साथ चल रहा है, ना नेशनल हैंडलूम आपके साथ चल रहा है, ना विद्यालय आपके साथ चल रहा है, सब स्थिर है। इन स्थिर बिंदुओं के सापेक्ष हम अपनी गति को बताते हैं, समझा पाते हैं, अन्यथा कभी भी हम अपनी गति को नहीं समझा पाएंगे। तो इस परिभाषा में हमको क्या जोड़ना है? इस परिभाषा में हमको जोड़ना है कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह क्या कहलाती है? गति कहलाती है।
अब स्थिर बिंदु कौन सा होगा? क्या कोई स्थिर बिंदु तय है? विज्ञान में जब हम परिभाषाएं पढ़ते हैं तो जनरली हम देखते हैं कि खोज के साथ कुछ बिंदु नियत तय हो जाते हैं। हमको जब कभी भी आकलन करना होता है तो हम उस तय सीमा के अंतर्गत या तय बिंदु के अंतर्गत करते हैं। तो क्या यहाँ गति के लिए भी जिस स्थिर बिंदु की मैं बात कर रही हूँ, ये स्थिर बिंदु कहीं तय है क्या? तो देखिए, इसको भी हम एक उदाहरण से समझते हैं। स्थिर बिंदु कौन सा होगा? जहां जिसके कंपैरिजन में हम अपनी गति को बता रहे हैं वो स्थिर बिंदु होगा। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी अपना बहुत दिमाग लगाया कि भाई हम किस बिंदु को स्थिर बिंदु माने। तो सबसे पहले माना कि उन्होंने सबसे पहले खोज कहाँ की? पृथ्वी पर की, कि भाई पृथ्वी पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो स्थिर है। तो हम अपने घर से शुरुआत कर देते हैं। जिस कमरे में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं उसके चारों तरफ देखो, ये कमरा दीवारों से बना हुआ है। अब ये जो दीवारें हैं, क्या ये चलती फिरती है? तो क्या ये दीवारें चल रही है क्या? देखो तो, चल तो नहीं रही है। नहीं, ये दीवारें बिल्कुल नहीं चल रही है। तो हम क्या कहेंगे? हमारे पृथ्वी पर एक बिंदु है, दीवार, ये स्थिर है, हम इसके सापेक्ष किसी को मान सकते हैं। परंतु क्या ऐसा वास्तव में सत्य है क्या? अगर हम पृथ्वी से बाहर चले जाएं, बाहर का अंतरिक्ष में चले जाएं, और अंतरिक्ष से हम अगर देखेंगे तो ये पृथ्वी क्या कर रही है? ये पृथ्वी दो तरह की गति कर रही है। एक तो पृथ्वी अपने ही स्थान पर घूर्णन गति कर रही है, और दूसरा यही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। दो तरह की गति कर रही है। जब ये अपने स्थान पर भी गति कर रही है, सूर्य के चारों ओर भी गति कर रही है, तो जब हम अंतरिक्ष में से देखेंगे तो ये पृथ्वी भी घूमती हुई नजर आएगी और इस पृथ्वी की दीवार भी घूमती हुई नजर आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम पृथ्वी की इस दीवार को स्थिर बिंदु नहीं मान सकते। तो क्या माने? तो उन्होंने सोचा चलो चंद्रमा पे चले जाएं। चंद्रमा को उन्होंने स्थिर बिंदु माना। तो चंद्रमा स्वयं क्या करता है? चंद्रमा स्वयं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चलो सूरज पे चल लेते हैं। सूरज तो स्थिर होगा क्योंकि बाकी सारे जो ग्रह है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और सौर मंडल बनाते हैं। परंतु वास्तव में देखा गया तो पूरा सौर मंडल ही क्या करता है? राउंड करता है, घूमता है। इसी प्रकार से अगर हम गैलेक्सी की बात करें, आकाशगंगा की बात करें, तो वो भी अपनी इस जगह पे स्थिर नहीं है। वो भी धीरे धीरे मूवमेंट करते हुए आगे की तरफ चलती जाती है। तो फिर वापस लौट के कहाँ आए? लौट के आए और उन्होंने एक मान दिया। इसको क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशांक कहते हैं। इस निर्देशांक का जो यह बिंदु O है, इस बिंदु को मूल बिंदु O मान लिया। और यहाँ ये एक मतलब हमने ही तय किया है। जैसे हमको यहाँ से जाना है तो हमने घर को स्थिर बिंदु मान लिया। तो यहाँ पर इस निर्देशांक में बिंदु O को क्या मान लिया? मूल बिंदु मान लिया। अब उसके सापेक्ष इधर गति का मान कर सकते हैं, इसके सापेक्ष इधर गति का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो इससे क्या तात्पर्य होता है? इससे ये तात्पर्य होता है कि किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम इसको क्या कहते हैं? गति कहते हैं। और अभी जैसे मैंने बताया कि स्थिर बिंदु हम मानते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो गति होती है वो गति भी सबके लिए एक जैसी नहीं होती है। एक सड़क पर चल रहा व्यक्ति अगर बस में बैठे व्यक्ति को देखेगा तो उसको क्या लगेगा? या एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा है और एक व्यक्ति सड़क पे खड़ा है, रोड पे यहाँ खड़ा है, और यहाँ एक बस चल रही है। बस के अंदर एक व्यक्ति बैठा है, तो बस के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को जब ये रोड वाला व्यक्ति देखेगा तो उसको लगेगा बस गतिमान है। लेकिन बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति क्या फील करेगा? बस के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति के लिए बस चल रही है, पर वो तो खुद तो बैठा है, वो खुद तो चल ही नहीं रहा है। तो इस तरह से गति का अपना स्वरूप थोड़ा बदल जाता है। देखने में कुछ परिवर्तन नजर आता है, लेकिन वास्तव में गति हो रही होती है। तो गति को परिभाषित करने के लिए सबसे पहले हमको एक बिंदु मानना पड़ेगा
यानी किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष यदि कोई वस्तु समय के साथ परिवर्तन करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। ये तो थी गति की परिभाषा। गति को और विस्तृत रूप से समझने से पहले हम कुछ और समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं भौतिक राशियां। भौतिक राशियां किसे कहते हैं? वे राशियां जिनको नापा या तोला जा सकता है उनको क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए द्रव्यमान। मैं बाजार गई, मुझे आलू चाहिए थे, मैंने कहा भैया 5 किलो आलू देना। तो ये जो 5 किलो क्या है? आलू का निश्चित मास है। ये क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। तो हम इसको नाप सकते हैं। अगर मैं उसको कहूँ 2 किलो देना तो वो मुझे 2 किलो देगा। इसी प्रकार से बल, कितना बल लगा? इतने न्यूटन बल लगाया। एक हाथी कितने न्यूटन बल लगा सकता है? एक बड़ा विमान कितने न्यूटन बल का है? कितना न्यूटन बल लगा सकता है? तो ये बल का माप हो गया। ठीक इसी तरह से हमने किसी चीज को कितना प्रेशराइज्ड किया, कितना दाब डाला, तो हम दाब को भी माप सकते हैं। थोड़ा डाला, ज़्यादा डाला। इसी प्रकार से लंबाई, कोई वस्तु कितनी लंबी है, अगर किसी ने कितनी दूरी तय की है, 8 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, चौड़ी है, ऊंची है, नीची है, ये सब क्या है? लंबाई के अंतर्गत आती है। और आयतन, जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में कितनी हवा भरी है, आपके पास एक बैलून है, एक छोटा है, एक बड़ा है, उसमें कितनी हवा भरी है, बड़े में कितनी हवा भरी है। तो इन सब चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। जब कभी भी हम किसी वस्तु को मेजर कर सकते हैं, माप ले सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। तो अब वो राशियाँ कौन सी है जिनको मापा या तोला नहीं जा सकता? तो वो राशियाँ कौन सी है? देखो, आपको पता है वो राशियाँ कौन सी है। जैसे ही मैं लिखूंगी ना तो आपको तुरंत ध्यान में आएगा कि जिन राशियों को मापा या तोला नहीं जा सकता वो कौन सी है? विचार या फिर भावनाएं। विचार है, भावनाएं हैं, क्या इनको मापा तोला जा सकता है? आप किसी को बताओगे भाई मैंने कल बहुत अच्छी किताब पढ़ी, उस किताब में बहुत अच्छे विचार थे। अब कितने अच्छे विचार थे? आप किस माप में बताओगे? वेट कैसे लंबे नाप में बताओगे? द्रव्यमान में बताओगे? नहीं, हम अपने विचारों को नहीं बता सकते। भावनाएं, किसी पीड़ा को देखकर, किसी की दोस्ती में हम कहते हैं नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ ये जानकर के भाई अमुक के साथ ये अच्छी बात नहीं हुई, या मुझे बहुत खुशी हुई आपकी जॉब लगने पर। तो कितनी खुशी हुई, हम क्या इनको माप के थोड़ी बता सकते हैं? खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। अब ये बहुत की क्या, बहुत की कोई काउंटिंग नहीं है। इसलिए ये इस तरह की जो उदाहरण है, विचार है, भावनाएं हैं, ये भौतिक राशियां नहीं कहलाती है। अब ये भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है? चलिए देखते हैं। ये भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है। पहली राशि होती है अदिश राशि और दूसरी राशि होती है सदिश राशि। अब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अदिश जिसमें दिशा का ज्ञान नहीं हो, सदिश यानी जिसमें दिशा का ज्ञान हो। अब अदिश और सदिश में क्या अंतर है? तो देखिए, अदिश राशि को समझने के लिए हमको दो चीजों की आवश्यकता है। एक तो पहला परिमाण और दूसरा इकाई। अब परिमाण और इकाई से क्या मतलब है? वही कि मैं बाजार गई, मुझे आम चाहिए थे, मैंने कहा भैया मुझे 5 किलो आम दे दो, तो वो मुझे क्या देगा? 5 किलो आम देगा। तो ये जो संख्यात्मक मान है ये क्या कहलाता है? ये परिमाण कहलाता है। और किलोग्राम क्या है? वो उसकी इकाई कहलाती है। तो अब यहाँ पर परिमाण और इकाई मिलकर कौन सी राशि बनाता है? अदिश राशि बनाता है। अब इसके उदाहरण क्या हो गए? इसके उदाहरण हो गए द्रव्यमान। जैसे मैंने उनको कहा कि 5 किलो आम दे दो, तो उसके उदाहरण में क्या होगा? वो मुझे 5 किलो आम देगा। तो ये जो द्रव्यमान है ये किस राशि के अंतर्गत आएगा? ये अदिश राशि, द्रव्यमान है अदिश राशि के अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है आपका दूरी। अब जैसे है ना, दूरी को हम कैसे, मेरा ये घर है, मैं यहाँ से 2 किलोमीटर चलकर यहाँ गई, तो ये जो दूरी है, दूरी तय की मैंने 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, तो ये क्या है?
अदिश राशि, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं है। सदिश राशियां वे राशियां जिसमें परिमाण होता है, इकाई होती है, लेकिन उसके साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम विस्थापन की बात करें तो अब विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन में जैसे मैं गई, कई बार होता है ना कि हम रोड पे जा रहे हैं, मुझे मेरे दोस्त के घर जाना है, हाँ भाई इधर चला जाना, फिर इधर चला जाना, और सामने जैसे यहाँ चले जाना, यहाँ से दाएं मुड़ जाना, दाएं से सीधे चले जाना, फिर ऐसे ऐसे करके आप वहाँ पहुँच जाओगे। लेकिन ऐसी कोई निश्चित बिंदु नहीं हो, कोई इस तरह की जानकारी नहीं हो। जैसे हवा में एरोप्लेन उड़ता है, एरोप्लेन उड़ता है तो आप देखो एरोप्लेन यहाँ जोधपुर से रवाना हुआ और सीधा कहाँ पहुँचता है, उदयपुर पहुँच गया। अब जब एरोप्लेन जोधपुर से रवाना हुआ, उदयपुर पहुँचा, तो बीच में क्या हम जैसे बाई रोड जाते हैं, बाई रोड जाते हैं तो क्या होता है, जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए होते हैं, ऐसे ऐसे बोर्ड लगे हुए होते हैं, एरो लगे हुए होते हैं, हमको पता चल जाता है इधर राइट लेना है, इधर लेफ्ट लेना है, इधर इधर जाना है, तो हम उदयपुर आसानी से पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर एरोप्लेन लेके जाएं तो कहाँ क्या बोर्ड लगे हुए होते हैं कि अब आपको राइट जाना है, भाई आपको लेफ्ट जाना है, अब इधर से कैसे पता चलेगा। अगर आप जंगल में रास्ता भूल जाते हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो उस समय आपको दिशा के ज्ञान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। आपको अगर उस समय आप कहीं जंगल में हो और सूर्य उदय होता हुआ सामने से दिख रहा है तो आपको तुरंत पता चल जाएगा ये कौन सी दिशा है, इसके अपोजिट कौन सी दिशा होगी, और फिर आप अपने दिशा का ज्ञान कर सकते हो। इसी तरह से जब कभी भी कोई एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसको नीचे जो जहाँ से भी उनका सिस्टम कनेक्टेड होता है वहाँ से ऑर्डर रहता है कि भाई आप इधर से दक्षिण की तरफ जाओगे और फिर इतने किलोमीटर 2000 किलोमीटर उड़ोगे, या 2000 किलोमीटर की दूरी तय करोगे दक्षिण में, या 2000 किलोमीटर की दूरी तय करोगे आप उत्तर में। तो ऐसे में आप सीधा कहाँ जाके पहुँचोगे, आप उदयपुर की तरफ चले जाओगे। अगर उस समय वो दिशा का ध्यान नहीं रखे, दक्षिण पश्चिम का ध्यान नहीं रखे, तो उदयपुर के बजाय वो कहाँ पहुँच जाएगा, जैसलमेर पहुँच जाएगा। तो इस तरह से कुछ राशियाँ ऐसी होती है जिनकी गणना के लिए हमको परिमाण, इकाई के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है। उनको हम क्या कहते हैं, सदिश राशियाँ कहते हैं।